इसको साथ में ही लिखना पड़ता है ना। लिखने में तो साथ में, जैसे हेडिंग पूरा साथ में आना चाहिए, तो उसका फॉन्ट कम या ज्यादा होगा। तो वही सारी सही है ना। तो 10th क्लास 10th क्लास एनटीएससी क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अरे भाई क्या पढ़ रहे थे? पीएच खत्म हो चुका है। नोट्स मैंने भेजे नहीं, आज भेज दूंगा। पीएच के अंदर, पीएच के अंदर, हाँ, क्वेश्चंस वगैरह हो चुके हैं पीएच में सारे। और यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने बता दिया था, वो नोट्स के अंदर आपको दे दूंगा। उसके बाद कुछ कॉमन, कुछ सब्सटेंसेस के पीएच हैं, उसको डायरेक्ट अपने ने याद ही करना, वो नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उसमें कुछ टेक्निकल है नहीं। तो सॉल्ट एक लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, सॉल्ट स्टार्ट कर लेते हैं फिर। ठीक है, तैयार हैं सारे? सबसे पहले हमने एसिड बेस की थ्योरीज पढ़ी थी, फिर हमने एसिड को डिफाइन किया था, पूरा क्लासिफाई किया था, फिर केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी एसिड्स की, फिर बेस, बेस को डिफाइन किया था थ्योरीज से, फिर बेस की क्लासिफिकेशन पढ़ी, फिर बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर इंडिकेटर्स पढ़े, फिर पीएच पढ़ा। इसके बाद हम आ रहे हैं सॉल्ट के ऊपर। सॉल्ट स्टार्ट किया जाए फिर? ठीक है, सारे तैयार हैं? कॉपी पेन लेके बैठना है, ऐसे मत आना। तैयार है ना सारे? ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो सारे, ऐसे नहीं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं फिर। सॉल्ट में अपने पास कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले तो सॉल्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर सॉल्ट को क्लासिफाई करना पड़ेगा, फिर सॉल्ट डिफरेंट, जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट है अपने पास, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, लाइक NaCl है, Na2CO3, बेकिंग वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, ब्लीचिंग पाउडर है, इन सबको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले सॉल्ट को डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद उसको क्लासिफाई करेंगे। देखो सॉल्ट, आप लोग इससे पहले भी कहीं ना कहीं हम सॉल्ट बना चुके हैं। जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन पढ़ रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो भी सॉल्ट हमने पढ़ा था।
हेलो। हाँ जी सर, मैं आशीष बोल रहा हूँ 103 से। ये मीटिंग ही रुक गई यहाँ पे, पता नहीं ये वायर निकल गई इसकी नेट वाली। वायर ही एकदम से निकल गई इसकी। और अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है फिर।
ठीक है बेटा, वॉइस क्लियर है? ठीक है, तो लिख के बता दे दोबारा, वॉइस वगैरह आ रही है क्या? बीच में इसमें कनेक्शन लॉस्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या है, सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से ये बन रहा है। ठीक है, एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से अपने को सॉल्ट मिल रहा है। अब इसमें ध्यान से देखना, एक बेस है सपोज अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और प्लस इसके साथ हम अगर HCl यूज कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस HCl यूज कर रहे हैं, तो HCl का जो N फैक्टर है दैट इज 1, N फैक्टर इसका 1 है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो N फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब एसिड और बेस इन दोनों के न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। पहले तो हम सॉल्ट बना लेते हैं। सॉल्ट कैसे बनेगा कि देखो, एसिड में मैंने बताया था एक पॉजिटिव रेडिकल एक नेगेटिव रेडिकल होगा। तो एसिड के अंदर अब हम यहां पर अगर देखें तो ये जो है ये 2 पॉजिटिव है, कैल्शियम वाला है ना, कैल्शियम वाला पार्ट एसिड में पॉजिटिव, बेस में पॉजिटिव रेडिकल है, और ये नेगेटिव रेडिकल है 2 नेगेटिव, ये +1 और ये -1। तो एसिड वाला जो रेडिकल होगा, नेगेटिव रेडिकल, एक तो वो एसिड वाला जो नेगेटिव रेडिकल होगा, और बेस का जो पॉजिटिव रेडिकल होगा, वो अपने अपने वैलेंसीज के अकॉर्डिंग सॉल्ट बना लेंगे। ठीक है, वो अपने अपने वैलेंसीज के अकॉर्डिंग बनाएंगे सॉल्ट। कौन कौन से, जो कि एसिड का नेगेटिव रेडिकल और बेस का पॉजिटिव रेडिकल होगा, वो सॉल्ट में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, जैसे ये एसिड का नेगेटिव रेडिकल ये Cl नेगेटिव है, और बेस का पॉजिटिव रेडिकल ये मेटल कैल्शियम है, तो ये तो सॉल्ट बनाएंगे अपने अपने वैलेंसी के अकॉर्डिंग। लाइक कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, क्लोराइड -1 है, प्लस जो बचा वो किस में आ जाएगा, जो बचा वो बन जाएगा वाटर, H2O पे, जो बचा वो वाटर में आ जाएगा, H2O में आ जाएगा। तो अरहेनियस ने भी इसको डिफाइन किया था कि एसिड और बेस, अरहेनियस ने डिफाइन किया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, कि जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, उसको न्यूट्रल करते हैं, तो उसमें जो एसिड का नेगेटिव रेडिकल होता है और जो बेस का पॉजिटिव रेडिकल, मतलब पॉजिटिव जो कैटायन होता है, वो मिल करके आपके सॉल्ट बनाते हैं और प्लस वाटर बनता है। ठीक, तो ये इस तरीके से सॉल्ट का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। सब्सटेंस फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से ये बनते हैं। अगर हम इसमें देखें एक और एग्जांपल अगर लें, NaOH प्लस HCl का एग्जांपल अगर हम लें, दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये इसका पॉजिटिव रेडिकल और ये इसका नेगेटिव रेडिकल, ये मिल करके क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे, NaCl प्लस वाटर, तो ये अपने को सॉल्ट मिल जाता है। मतलब सॉल्ट के अंदर एक पॉजिटिव रेडिकल होना चाहिए, एक नेगेटिव रेडिकल होना चाहिए, और सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव रेडिकल आता है, ये जो Na पॉजिटिव आया हुआ है, ये Na पॉजिटिव कहां से आएगा, फ्रॉम बेस, ये आएगा बेस से, और जो नेगेटिव रेडिकल होगा, जो नेगेटिव रेडिकल होगा वो कहां से आएगा, हम इसको देखें, और जो नेगेटिव रेडिकल आ रहा है वो कहां से आ रहा है, फ्रॉम एसिड। नेगेटिव रेडिकल कहां से आ रहा है, एसिड से आ रहा है। तो ये तो है पहले सॉल्ट की डेफिनेशन वगैरह हम ऐसे बना सकते हैं। पॉजिटिव, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल कहां कहां से आ रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट आता है कि अब हमें सॉल्ट को क्लासिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास डिफरेंट टाइप के सॉल्ट। अब उनको अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, अगर उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट अगर हम कर रहे हैं, तो कौन कौन से बेसिस पर क्लासिफाई उनको कर सकते हैं।
अगर हम देखें भाई क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, अब सॉल्ट को अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो पहला हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कि कौन कौन से तरीके से उसको हम बना सकते हैं, उनके बेसिस पे क्लासिफाई कर ले ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, कि वो एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो इस तरीके से हम दो बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। पीएच के बेस पर, पीएच के बेस पर कैसे होगा कि वो एसिडिक है सॉल्ट, वो बेसिक है, या वो न्यूट्रल है। और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बेस पर हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे इसमें ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ये कैसे बन सकता है? फॉर्मेशन के बेस पर अपने पास नॉर्मल सॉल्ट आते हैं, अपने पास, इसमें मैं एक एक करके लिख लेता हूं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है भाई? जल्दी से बता दो फिर आगे बढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, देखो नॉर्मल सॉल्ट में क्या होगा, these are formed by the complete replacement of, complete replacement of ionizable hydrogen, ionizable hydrogen। ठीक है, these are formed by the complete replacement of ionizable hydrogen। ठीक है, इतना क्लियर है? these are formed by the complete replacement of ionizable hydrogen। और किससे उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है? बाई मेटल आयन। अब इसमें देखो कैसे इसको समझें, इसको देखना ध्यान से कैसे इसको समझा जाए। अपने पास HCl है जिसका N फैक्टर कितना आ रहा है 1, और अपने पास NaOH है, इसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, इतना पता है कि इसमें सॉल्ट बनना है। नॉर्मल सॉल्ट किसको कह रहे हैं? नॉर्मल सॉल्ट किसको कह रहे हैं? कि जो एसिड में आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है। कौन सा? ये वाला जो एसिड के अंदर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है। कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है वो पता लगेगा एन फैक्टर से। अगर एन फैक्टर 1 है, जो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि किस तरीके से निकालना है, अगर एन फैक्टर 1 है तो इसके अंदर एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होगा। आयोनाइजेबल का मतलब क्या है? ये आयोनाइजेबल वर्ड का मतलब क्या है? कि जो
रिप्लेस हो सकता है, जो सॉल्यूशन में बाहर निकल सकता है, आयोनाइज हो सकता है। तो HCl में एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है। अब उस आयोनाइजेबल हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, उसकी जगह पर कौन आ जाएगा? ऑब्वियसली उसकी जगह पर कौन आएगा? ये Na आएगा, क्योंकि Cl तो ऑलरेडी है यहाँ पर, और H की जगह कौन आ गया? कोई मेटल आ गया, Na। तो इससे अपना एक नॉर्मल सॉल्ट बना प्लस वाटर। मतलब जितने भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होंगे उनका कंप्लीट रिप्लेसमेंट करना है बाय द मेटल आयन, तब बनेगा एक नॉर्मल सॉल्ट। जैसे ये बनेगा नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट जो हम नॉर्मल, क्यों इसको रखा हुआ इसका नाम? नॉर्मली हम इसी कैटेगरी में सॉल्ट्स को देखते हैं, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। इसके अंदर आपको देखो कोई भी H पॉजिटिव नजर नहीं आएगा, इसके अंदर कोई भी OH नजर नहीं आएगा, तो इसको हम नॉर्मल सॉल्ट कह रहे हैं। एक और एग्जांपल देखो इसके अंदर, जैसे कि अपने पास है, इसके अंदर अपने पास अगर H2SO4 है प्लस KOH है, H2SO4 है प्लस KOH है। अब किसी ने कहा कि आप इसका नॉर्मल सॉल्ट बताइए, नॉर्मल सॉल्ट कौन सा बनेगा? नॉर्मल सॉल्ट का मतलब यह है कि उसके अंदर ना H पॉजिटिव आना चाहिए ना OH नेगेटिव आना चाहिए। तो इसका N फैक्टर कितना हमने कैलकुलेट किया? 2। मतलब इस H2SO4 के अंदर दो हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि रिप्लेस हो सकते हैं, जो कि आयोनाइज हो सकते हैं। हम क्या करते हैं कि उन दोनों हाइड्रोजन्स को आयोनाइज कर देते हैं, उन दोनों हाइड्रोजन्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसकी जगह पर ये यहां से जो मेटल है, जो पोटेशियम है, उसको जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा? K2SO4। कैसे? अपनी अपनी वैलेंसीज के अकॉर्डिंग। पोटेशियम अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग +1 था, सल्फेट -2 था, प्लस अपने पास H2O बन गया, ठीक है। दोनों आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स को उसने बाहर निकाल दिया, दोनों आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स क्या हो गए? बाहर निकल गए। अब चाहे तो हम इसको बैलेंस कर ले कि भाई यहाँ पे 2 है, और फिर ये बैलेंस हो जाता है, और यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4 2 6 ऑक्सीजन हो गए, 4 2 6, तो ये बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि N फैक्टर 2 का मतलब जो दो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है वो दोनों के दोनों बाहर निकालने हैं, और उनकी जगह पर पोटेशियम यानी कि मेटल आयन आके जुड़ जाएगा। दिस इज ऑल्सो नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें ना कोई H पॉजिटिव है ना कोई OH नेगेटिव है। अब इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ये क्लियर हुआ कि नॉर्मल सॉल्ट हम कैसे बना रहे हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दीज आर फाउंड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट। कंप्लीट रिप्लेसमेंट मतलब अगर N फैक्टर 4 है तो चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन बाय मेटल आयन, फिर आपका एक नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर अगर हम देखें, एक दो और एग्जांपल आपको बताता हूं, देखना। H2SO4 अभी भी एसिड कौन सा है? H2SO4 अभी भी एसिड क्या है? H2SO4 है, और प्लस बेस हमने NaOH ले लिया, बेस हमने NaOH ले लिया। तो आप बताइए क्या सॉल्ट में कोई चेंज आएगा? सॉल्ट में क्या चेंज आएगा? कौन सा सॉल्ट बनेगा? Na2SO4 प्लस H2, ठीक। एक और एग्जांपल अगर हम लें कि H2SO4 ले रहे हैं, प्लस हम इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। अब इसके भी दोनों कंप्लीट रिप्लेस होंगे, तो ये भी बनेगा, ये आपका बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। ये ऐसे ही तीनों ही नॉर्मल सॉल्ट है। इसको लिखने का मतलब क्या है कि आपको एक चीज यहां पर कॉमन दिखाई दे रही होगी, एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, कौन सा? सल्फेट आयन, SO4 SO4 SO4, ये सल्फेट आयन है, ये दिखाई दे रहे हैं। सबके अंदर नॉर्मल सॉल्ट में सल्फेट आयन आ रहा है। सल्फेट आयन क्यों आ रहा है? क्योंकि अपने पास जो एसिड है वो हमने एक ही एसिड लिया है, दैट इज H2SO4।
अगर एसिड अपने पास H2SO4 है तो बेस जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट में जो एनायन आएगा ऑब्वियसली वो कौन सा आएगा, सल्फेट एनायन आएगा, चाहे आप बेस कोई भी लो। ये पॉइंट बताइए पहले, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हम एक ही तरह का एसिड लेते हैं तो जो सॉल्ट आएगा उसके अंदर एनायन भी सेम ही टाइप का रहेगा, बेस के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। तो क्यों ना हम इसके बेसिस पर सॉल्ट की एक फैमिली बना लें। सॉल्ट की फैमिलीज बना सकते हैं कि नहीं? जैसे मैं इस फैमिली को नाम दे सकता हूं सल्फेट फैमिली, और सल्फेट फैमिली के अंदर ये मेरा क्लियर होगा कि जो एसिड है, द पेरेंट एसिड इज H2SO4। अगर पेरेंट एसिड H2SO4 है तो फैमिली का नाम सल्फेट फैमिली रख सकते हैं। मतलब ऐसे सॉल्ट, दुनिया भर के ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर सल्फेट आयन आ रहा है वो मेरे सल्फेट फैमिली में आ जाएंगे, और उनका पेरेंट एसिड कौन सा होगा, H2SO4। बेस से अपने को कोई मतलब नहीं, बेस कोई भी हो। ये बताइए क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इसमें हम लिख सकते हैं हाँ भाई, इसमें मुझे बता दें। तो अब आप सोचो कितने टाइप की फैमिलीज बन सकती हैं। बहुत सारे टाइप की बन सकती है ना। अब फैमिलीज बनाते हैं सॉल्ट की वन बाय वन। जैसे कि यहां पर आप लिख लेना पेरेंट एसिड, और इधर आ जाएगा सॉल्ट्स। ठीक है जी, ये पेरेंट एसिड और ये इनका, जैसे इसमें आप ये बना लो कि ये बता दो भाई क्या हम ऐसा कर लें? अब वन बाय वन इनके सॉल्ट को अगर मैं लिख के देता हूं आपको पेरेंट एसिड HCl, अगर मैंने लिख के दिया पेरेंट एसिड HCl, तो अब आप सॉल्ट बनाइए। अब आप सॉल्ट बनाइए, पेरेंट एसिड HCl से आप सॉल्ट बनाना स्टार्ट करिए। अगर बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, अगर बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो तो क्या भाई इससे कैल्शियम क्लोराइड बनाया जा सकता है? नॉर्मल होगा। अगर आपने बेस ही तो बदलना है यार, HCl एक पेरेंट एसिड तो अपने पास है ही, अपने को ये भी पता है कि जो फैमिली बनेगी वो कौन सी बनेगी, क्लोराइड फैमिली। उसका नाम क्या होगा, क्लोराइड फैमिली। क्यों बनेगी क्लोराइड फैमिली? क्योंकि एसिड में जो एनायन है वो क्लोराइड है, तो उससे क्लोराइड फैमिली बनेगी यार। इट मीन यहाँ पे जितने भी सॉल्ट आएंगे उसके एनायन वाला जो पार्ट होगा दैट इज क्लोराइड, तो CaCl2। और बताइए अगर अपने पास बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो तो MgCl2 बना सकते हैं कि नहीं? तो अगर बेस ही तो बदलने, अगर अपने पास बेस NaOH हो जाए तो HCl plus NaOH NaCl, क्लोराइड फैमिली।
अगर अपने पास बेस और इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा NH4Cl। बहुत बढ़िया। और बताइए, आपको बेस बदलने हैं बस। हाँ, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो तो बेरियम हाइड्रोक्साइड हो तो बेरियम क्लोराइड बन जाएगा। जो मोस्ट कॉमन है, जो सिलेबस में आते जाते रहते हैं, उन पे बात कर लेते हैं, है ना। जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो तो उससे एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया जा सकता है, AlCl3। क्या इतना क्लियर हो रहा है? तो एग्जाम में अगर आपको भाई कोई भी फैमिली उठा करके दे दे, यानी कि क्वेश्चन कैसे बना सकता है कि आपको 6-7 कंपाउंड दे दिए सॉल्ट के और उनको कहा, 6-7 सॉल्ट दिए, उनको कहा कि आप डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज में उसको अरेंज करिए। तो क्या करना है, क्लोराइड फैमिली में क्लोराइड वाले ढूंढ करके अलग कर लो। दूसरा देखो भाई, H2SO4 है, H2SO4 से बनेगा सल्फेट फैमिली, सल्फेट फैमिली। अब सल्फेट फैमिली का बनाना स्टार्ट करो। सपोज अपने पास H2SO4 ने, और इसी पैटर्न में चल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। H2SO4 ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर ली, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, CaSO4 बन जाएगा। जैसे ये बनाया था ना उसी का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर लो, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, MgSO4। ठीक। और NaOH के साथ कर लिया तो Na2SO4 बन जाएगा। बस वैलेंसीज के अकॉर्डिंग रखना है। अमोनियम के साथ कर लिया तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, अमोनियम ये बन जाएगा अमोनियम सल्फेट का, और बेरियम सल्फेट बन जाएगा BaSO4। बताइए, क्या ये सही जा रहा है? क्या बिल्कुल सही जा रहा है ना? एल्यूमिनियम सल्फेट, ये सब चीज आप बना सकते हैं, इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट भी बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, सपोज अपने पास क्लोराइड फैमिली, नाइट्रेट HNO3, पहले इंपॉर्टेंट एसिड ले लेते हैं, HNO3, इसका बन जाएगा नाइट्रेट फैमिली। जल्दी से बनाइए, नाइट्रेट फैमिली। नाइट्रेट फैमिली में कौन कौन से बन जाएंगे? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी आप इसको, ये आपका काम है कि आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इतना मुझे पता है, आप सब कर सकते हो। फोर्थ, अगर अपने पास एसिटिक एसिड है, अब इसमें वैलेंसी में ध्यान रखना, दिस इज एसिटेट फैमिली, एसिटेट फैमिली। एसिटेट फैमिली में ध्यान रखना कैसे जुड़ेंगे, इसका मैं बता देता हूं। एसिटेट फैमिली किस तरीके से जुड़ेगी, एसिटेट फैमिली किस तरीके से जुड़ेगी, एसिटेट आयन कैसे बनेगा, CH3COO नेगेटिव, क्योंकि ये जो H था ये एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन था, आपने उस आयोनाइजेबल हाइड्रोजन को हटा दिया, CH3COO नेगेटिव, दिस इज एसिटेट आयन। अब सपोज हमने यहाँ पर कैल्शियम एसिटेट बनाना है, तो CH3COO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसिटेट। H की जगह पर लगाना है जो भी मेटल लगाना है, H की जगह पे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम आ जाएगा अपने पास CH3COO होल ट्वाइस Mg, बन जाएगा भाई। क्या ये बन जाएगा? सोडियम के साथ आ गया, सोडियम के साथ CH3COO Na पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्या ये सॉल्ट बन जाएंगे एसिटेट फैमिली के? ये आपका काम है, ये होमवर्क है आपका, ये सब आपने कंप्लीट करना है। नाइट्रेट वाला आपने खुद कंप्लीट करना है। ठीक, नाइट्रेट वाला खुद कंप्लीट करना है। फिर और भी मैं बना के दे देता हूं आपको। इसमें कार्बोनिक एसिड है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, तो कौन सी फैमिली बनेगी? कार्बोनेट फैमिली बनेगी ना। कैल्शियम, सोडियम कार्बोनेट वगैरह वगैरह ये सब बनेंगे। फॉस्फेट फैमिली बना सकते हैं, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड है, इससे बनेगा फॉस्फेट फैमिली। क्या ये कंप्लीट कर लोगे सारे? तो इतने सारे टाइप की फैमिलीज बना सकते हैं, क्लोराइड फैमिली, सल्फेट फैमिली, एसिटेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, ऐसे ढेरों फैमिलीज बन सकती हैं। तो इनको आपको पहचानना भी आना चाहिए और किस तरीके से हमने बनाया वो भी आना चाहिए। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, जैसे आपकी बुक में भी है कि आइडेंटिफाई द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस इन द फॉलोइंग सॉल्ट,
आइडेंटिफाई द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस इन द फॉलोइंग सॉल्ट। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं, आइडेंटिफाई द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। इसके अंदर ये सॉल्ट बनाया हुआ है, नॉर्मल सॉल्ट, ये इसका एसिड और ये इसका बेस। इनका पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस कहाँ कहाँ से आया होगा। ठीक है, बना लोगे। एक एग्जांपल बताता हूं आपको। सपोज K3PO4 है, K3PO4, K3PO4। सबसे पहले तो ये पहचानो कि ये कौन सी फैमिली का सॉल्ट है, कौन सी फैमिली का सॉल्ट है ये K3PO4। K3PO4 कौन सी फैमिली का सॉल्ट आ जाएगा? फॉस्फेट, फॉस्फेट फैमिली। ठीक है, बहुत बढ़िया, फॉस्फेट फैमिली का सॉल्ट आ जाएगा। फॉस्फेट फैमिली के सॉल्ट में एसिड को, पेरेंट एसिड की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड ही इसका पेरेंट एसिड होगा। पेरेंट एसिड विल बी H3PO4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट एसिड H3PO4। कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन थे H3PO4 के अंदर? ट्रिक बताई हुई है, स्ट्रक्चर याद नहीं रखने हैं फिलहाल, स्ट्रक्चर भी करवा चुका हूं बट स्ट्रक्चर से याद नहीं रखने हैं। आपने ट्रिक इसमें याद रखनी है कि भाई जो फॉस्फोरस है यहाँ पर, जो यहाँ पर ये जो फॉस्फोरस आ रहा है, आपने क्या करना है फॉस्फोरस वाले सॉल्ट्स में कि जितने ऑक्सीजन है उसमें से एक कम कर दो। 4 ऑक्सीजन है, उसमें से एक कम किए तो वो एन फैक्टर आ जाएगा। एन फैक्टर कितना आया? 3। एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 3H3PO4 के अंदर, फॉस्फेट आयन के अंदर एन फैक्टर कितना आ गया? 3 आ गया। एन फैक्टर 3 आया तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन आयोनाइज हो गए। कंप्लीट आयोनाइजेशन से नॉर्मल सॉल्ट बनते हैं। ये जितने भी सॉल्ट है ये नॉर्मल है, जितने भी सॉल्ट है ये नॉर्मल सॉल्ट है। तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट तीनों तीनों हाइड्रोजन का हुआ और उसकी जगह पर 3 पोटेशियम आ गए। क्या ये क्लियर है? तीनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए बिकॉज कंप्लीट आयोनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल सॉल्ट के अंदर, और इसमें 3 पोटेशियम आ गए। ठीक है, ये क्लियर। बेस बताइए इसका क्या होगा? पोटेशियम कहां से आया होगा? पोटेशियम कहां से आया होगा? पोटेशियम कहां से आया होगा? किसी बेस से आया होगा। और पोटेशियम वाला बेस कौन सा है? KOH। पोटेशियम वाला बेस कौन सा है? KOH। सिंपल, इस तरीके से काम करना है। दो चार और लिख देता हूं, उसको भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, इनको भी लिख देता हूं, ये भी बना लेना। ये ZnSO4 एक नॉर्मल सॉल्ट आया, फिर अपने पास आया CH3COO होल ट्वाइस Pb, और फिर अपने पास आया ZnNO3 होल ट्वाइस, और फिर अपने पास आया ठीक है। क्या इनके आप यहाँ पर जो डैश किए हुए हैं, क्या वो डैश को आप फाइंड आउट कर सकते हैं? ये आपका बन जाएगा होमवर्क कि ये डैश को आप लोग फाइंड आउट करोगे खुद से। ठीक है, आइडेंटिफाई द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस। तो नॉर्मल सॉल्ट बनाए हुए हैं और नॉर्मल सॉल्ट में फिर एसिड और बेस को आपने फाइंड आउट करना है। क्या ऐसा हो सकता है? कर सकते हो। पहला फॉस्फेट, दूसरा सल्फेट फैमिली, तीसरा एसिटेट फैमिली, चौथा नाइट्रेट फैमिली, फिर फॉस्फेट फैमिली।
तो जैसे ही आपको फैमिली पता लगी, जैसे नाइट्रेट फैमिली पता लगी तो ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड होगा, एसिटेट फैमिली पता लगी तो एसिटिक एसिड होगा, तो एसिड वाला तो नॉर्मली हो ही जाएगा। अगला इसमें अगर चला जाए आगे, तो क्या इतना क्लियर हो गया? क्या नॉर्मल सॉल्ट हमारी समझ में आ चुके हैं? क्या नॉर्मल सॉल्ट अपनी समझ में आ चुके हैं? क्लियर है नॉर्मल सॉल्ट? नॉर्मल सॉल्ट उसके अंदर जो फैमिलीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, कैसे उन फैमिलीज को बनाना है, उसके अंदर कौन से पेरेंट एसिड होंगे, कौन से पेरेंट बेस होंगे। नॉर्मल सॉल्ट का मतलब उसके अंदर ना ही कोई H पॉजिटिव होगा और ना ही कोई OH नेगेटिव आयन होगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, सेकंड देखते हैं। पहला नॉर्मल सॉल्ट था, सेकंड अपने पास आएगा एसिड सॉल्ट। सेकंड अपने पास आया एसिड सॉल्ट। ठीक है, सेकंड अपने पास आया एसिड सॉल्ट। अब इस कैटेगरी में, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? नॉर्मल सॉल्ट को हम लोगों ने डिफाइन किया कि जितने भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन थे एसिड के अंदर, वो सारे के सारे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं। किसके साथ? जो मेटल आयन आया उसके साथ। जो मेटल आयन आया कहां से? बेस। तो वहां से वो सारा रिप्लेस होके नॉर्मल सॉल्ट दे रहा है। मतलब नॉर्मल सॉल्ट के अंदर कोई H नहीं था, कोई OH नहीं था, क्योंकि सारे के सारे रिप्लेस आयोनाइज होकर के वाटर में चेंज हो चुके हैं। बट एसिड सॉल्ट में ऐसा नहीं होगा। एसिड सॉल्ट जैसे नाम से आपको बता रहा है कि यार इसके नाम में एसिड आ रहा है, तो मतलब जो सॉल्ट बनेगा उसमें कहीं ना कहीं H पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी हम उसको एसिड सॉल्ट कहेंगे। अगर जो सॉल्ट बन रहा है उसमें H पॉजिटिव है तो उसको हम कहेंगे एसिड सॉल्ट। नाम से बिल्कुल क्लियर है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं कि एसिड सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय, एसिड सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट। पार्शियल मतलब आधा अधूरा, पार्शियल रिप्लेसमेंट। पार्शियल का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर अपने पास n फैक्टर 3 है तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकला, पार्शियल रिप्लेसमेंट, या दो हाइड्रोजन निकले, पार्शियल रिप्लेसमेंट। अगर तीनों निकल गए दैट इज नॉर्मल सॉल्ट। एसिड सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। अब ये भी ध्यान रखना भाई, अभी इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन लिख रहा हूं, कहीं एसिडिक एसिड के अंदर के चारों हाइड्रोजन मत निकालना, ठीक है? तो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन, ठीक। तो एसिड सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। किसके, किससे उसका पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा? बाय मेटल आयन। क्या इसके लिए एक कंडीशन यहां पर ये बन जाती है, क्या इसके लिए एक कंडीशन ये बन जाती है कि जब भी अपने को एसिडिक सॉल्ट, एसिड सॉल्ट चाहिए तो अपने को पॉलीबेसिक, पॉलीबेसिक एसिड होना जरूरी है, जिसका एन फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो। एन फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो उसको हम पॉलीबेसिक कह रहे हैं। क्या पॉलीबेसिक की कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं? बताइए। अगर हमने HCl को यूज कर लिया, क्या कभी HCl अपने को एसिड सॉल्ट दे पाएगा? HCl के अंदर एक ही हाइड्रोजन है, ये HCl है, इसका एन फैक्टर 1 है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या ये कभी अपने को एसिड सॉल्ट देगा? कभी नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये H है ये तो पूरा का पूरा एक बार में बाहर निकल गया। बाहर निकला तो इसने वाटर बनाया प्लस NaCl, ये तो नॉर्मल सॉल्ट है। तो जिसका एन फैक्टर 1 होगा, क्या वो अपने को कभी एसिड सॉल्ट दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा।
तो इसीलिए मैंने कंडीशन रखी है कि अपने पास पॉली बेसिक एसिड होने चाहिए, एन फैक्टर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसको समझाता हूं एग्जांपल से। ये जो पार्शियल रिप्लेसमेंट और ये सारी चीजें मैंने बताई, ये क्या होती है। एग्जाम्पल लिया जाए तो कभी भी एग्जाम्पल अगर आप एसिड सॉल्ट का ले रहे हो तो आपको पॉली बेसिक लेना पड़ेगा। मैंने लिया H2SO4, इसका एन फैक्टर कितना 2, प्लस मैंने लिया NaOH। मेरे पास जो एसिड है उसमें एन फैक्टर 2 है, H2SO4 के साथ एन फैक्टर 2 है। मुझे इसका पार्शियल रिप्लेसमेंट करना है। अगर मैंने दोनों के दोनों एसिड, दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक साथ निकाल दिए, अगर मैंने दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक साथ निकाल दिए, उसको कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट। फिर तो नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। बट मुझे नॉर्मल सॉल्ट नहीं बनाना, मुझे बनाना है एसिडिक सॉल्ट। क्या करेंगे, इसके दोनों एन फैक्टर में से केवल एक ही हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। देखना ध्यान से, H2O कि एक ही हाइड्रोजन यहां से बाहर निकला, एक हाइड्रोजन अभी भी इसके साथ है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ है, तो ये HSO4 नेगेटिव बन गया होगा। क्या इसका एनायन HSO4 नेगेटिव बन गया होगा? ध्यान से देखना, H2SO4 में एन फैक्टर 2 है। पार्शियल रिप्लेसमेंट होने का मतलब यह है कि इसका एक H बाहर निकल जाएगा जो कि वाटर बनाएगा, दूसरा H इसी के साथ रहेगा। तो HSO4 नेगेटिव, और साथ में किसने रिप्लेस किया? Na ने। क्या ये NaHSO4, क्या ये NaHSO4 बन जाएगा? और इसके अंदर H पॉजिटिव है, इसके अंदर H पॉजिटिव है, बताओ क्या इसके अंदर हाइड्रोजन आयन है? अगर इसके अंदर हाइड्रोजन आयन है तो ये एसिड सॉल्ट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ तो ध्यान से। क्या ये एसिड सॉल्ट हो जाएगा भाई? क्या ये एसिड सॉल्ट हो जाएगा अगर इसके अंदर हाइड्रोजन आयन मेरे को दिखाई दे रहा है तो? फिर आपने कहा कि सर ये तो स्टेप 1 हो गया, ये तो स्टेप 1 हो गया। क्यों? क्योंकि हमने दो में से एक हाइड्रोजन को निकाला। अब क्यों ना इसके दोनों हाइड्रोजन बाहर निकाले जाएं, तब कौन सा सॉल्ट बनेगा? तब कौन सा सॉल्ट बनेगा अगर इसके दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाए? क्या ये एक एसिड सॉल्ट मिला? इसको यहां पकड़ लो, NaHSO4। इसके अंदर मुझे ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है जो अभी भी बाहर निकल सकता है। क्या मैंने और ज्यादा NaOH ले लिया? क्या ये NaOH इस हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल करके वाटर बना लेगा? क्योंकि अब इसके अंदर एन फैक्टर कितने हैं? ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, बचा क्या? SO4 2 नेगेटिव। Na ने रिप्लेस कर दिया, Na यहां पर आया, Na पॉजिटिव, ये खत्म। अब बताओ ये कौन सा सॉल्ट? Na2SO4। Na2SO4 कौन सा सॉल्ट बन जाएगा? ये बनेगा नॉर्मल सॉल्ट। दिस इज नॉर्मल सॉल्ट। तो क्या ये कहानी समझ में आई कि अपने पास अगर एसिड के अंदर 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, बहुत आसान है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बना सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं। अगर अपने पास 3 एन फैक्टर है, मतलब 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो मुझे नॉर्मल सॉल्ट बनाने के लिए कितना स्टेप जाना पड़ेगा? अगर मेरे पास 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है तो मुझे नॉर्मल सॉल्ट बनाने के लिए कितना स्टेप रिएक्शन करना पड़ेगा, ये बता दो। क्या मुझे 3 स्टेप में जाना पड़ेगा? क्या मैं 3 स्टेप में जाऊंगा तो मुझे थर्ड स्टेप में जाकर के नॉर्मल सॉल्ट मिल जाएगा? क्योंकि तीसरे स्टेप में तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। इन दोनों में से एसिड कौन? ये वाला एसिड, क्योंकि इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन मुझे दिखाई दे रहा है जो अभी बाहर निकल सकता है। इस हाइड्रोजन की वजह से इस सॉल्ट के अंदर एसिडिक कैरेक्टर आ रहा है। ठीक, अब यहां पर ये हाइड्रोजन भी बाहर निकल गया तो क्या बन गया? Na2SO4 नॉर्मल सॉल्ट। क्या ये क्लियर है? अगर इतनी चीजें क्लियर आ रही हैं तो बाकी फिर एन फैक्टर कितना भी कर दें,
बाकी इसमें आपकी बेसिसिटी कितनी भी कर दें, है ना, एन फैक्टर कितना भी करें, और एसिड सॉल्ट की जगह बेसिक सॉल्ट बनाएं, तो भी आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ये बता दो, ये बता दो, ये इतना अगर क्लियरिटी आ रही है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एक यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन दूं जो कि और अच्छे से हमारे टॉपिक को क्लियर करे, लास्ट ये थोड़ा सा टाइम अपने लेक्चर का रहता है, ये मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं कि भाई आपके पास है पेरेंट एसिड और अपने ने बनाना है एसिड सॉल्ट, बोर्ड तो दिखाई दे रहा है ना, एसिड सॉल्ट, बोर्ड दिखाई दे रहा है, क्लियर है ना। भाई देखो अपने पास क्या है, पेरेंट एसिड है और अपने पास एक एसिडिक सॉल्ट अपने को बनाना है, क्लियर। पेरेंट सॉल्ट, पेरेंट एसिड और एसिड सॉल्ट बनाना है। अगर मैं पेरेंट एसिड अपने को H2SO4 दूं तो कौन कौन से मैं एसिड सॉल्ट बना सकता हूं, ये बता दें। पेरेंट एसिड मेरे पास H2SO4 है, तो मैं एसिड सॉल्ट कौन कौन से बना सकता हूं। मैं बेस को चेंज कर सकता हूँ, बेस को चेंज किया जा सकता है, बहुत बढ़िया। NaHSO4 बन सकता है, क्या NaHSO4 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है NaHSO4। क्यों, क्योंकि मैंने NaOH ले लिया, ठीक है, पहले स्टेप में रिएक्शन हुई तो H इसी के पास, एक हाइड्रोजन आयोनाइज हो गया, एक हाइड्रोजन इसी के पास रहा, सिंपल। दूसरे बार में सपोज मैंने इसको KOH के साथ रिएक्शन करवा दिया तो Na, अच्छा दूसरी बार में इसमें बन जाएगा KHSO4, ये भी क्लियरिटी आ रही है, ठीक। अब सपोज मैंने इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दिया तो ये बन जाएगा CaHSO4, ये तो -1 होता है, Ca+2 होता है, तो इसके पीछे ये बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और अगर मैं क्लियर करूं तो इसमें एक HSO4 नेगेटिव एनायन बनता है जिसको कहते हैं बाईसल्फेट एनायन, बाईसल्फेट कहते हैं इसको, बाईसल्फेट। और अगर मैंने दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए तो SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा, दिस इज सल्फेट आयन। इससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। सपोज मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए कार्बोनिक एसिड का, H2CO3 का, H2CO3, तो अगर इसमें से एक ही हाइड्रोजन बाहर निकला तो HCO3 नेगेटिव बाई कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन बनेगा। और अगर मैंने इसमें से दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया तो CO3 2 नेगेटिव क्या बन जाएगा भाई, कार्बोनेट आयन बन जाएगा। क्या ये बात अपने क्लियर आ रही है, ये बता दो, ठीक है। टाइम भी हो ही चुका है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने इसमें खुद बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी इनकी, सॉल्ट की बहुत आसान है, बहुत आसान है। और जिसका एक एक बार जो तरीका हमने सीख लिया उसी तरीके से आपने काम करना है इसके अंदर। ठीक है, तो आज ही मैं इसके नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, जो भी है पीएच है, एसिड है, सॉल्ट है, जो भी इसके नोट्स हैं वो मैं सारे आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये कुछ क्लियर हुआ सॉल्ट के अंदर कैसे पढ़ना है। एक दो दिन सॉल्ट की क्लासिफिकेशन में लगाएंगे अच्छे से, है ना, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सॉल्ट, बाकी चैप्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो एक बार अच्छे से उसमें टाइम लगाएंगे। उसके बाद अपने पास डिफरेंट टाइप के सॉल्ट आते हैं, उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो फिर क्लास को भी
एंड किया जाए। जिसको जो भी डाउट होंगे वो व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना। अगर ये नहीं बनते हैं पहले तो आपसे बन जाएंगे सारे, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो व्हाट्सएप कर देना मेरे को। ठीक है, क्लियर है। बाकी चैप्टर एक बार खत्म हो जाए तो टेंशन ना लो, हम लोग डीपी अपना बुकलेट भी पूरा का पूरा सॉल्व करें। तो चैप्टर एक बार खत्म हो जाए तो डीपीपी उसके बाद डीपीपी जो है और जो भी बुकलेट के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन जिन में आपको डाउट होगा वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक, क्लियर।